So after the understanding the what is the process of wave optics and the wave front, now we understand the what is the Huygens principle. देखिए जो Huygens principle है वो क्या है. So the Huygens principle is basically the principle of understanding the how the wave is propagated. वेव जो है वो किस तरह से प्रोपोगेट करता है वो समझने के लिए हम यूज करते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल. सो हाइगेंस सेज दैट, हाइगेंस हम सबको पता है जो रे ऑप्टिक्स जैसे शुरू हुआ था वैसे ही वेव ऑप्टिक्स के शुरुआत में हमने बात की थी. हाइगेंस इज अ मैन हु एक्सप्लेन द वेव थियरी. तो वेव थियरी उसने दी है, तो उसी के प्रिंसिपल के बेस में हम वेव ऑप्टिक्स अंडरस्टैंड करेंगे. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस, फर्स्ट वो स्टडी करते हैं. तो देखिए हाइगेंस ने ऐसा बोला, इफ दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, अगर कोई लाइट का सोर्स है तो वो क्या क्रिएट करेगा, दे क्रिएट अ वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट क्रिएट करता है. ओके ये सुनो, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो दिस डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड वन वेव फ्रंट. और वो वेव फ्रंट के ऊपर स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स है, that every particle have a independent secondary source of light. ओके एक वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल है वो कैसा फील करते हैं, दे फील दैट दिस इज द इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट. तो वो भी क्या क्रिएट करेंगे, वेव फ्रंट. सो दिस पार्टिकल ऑल्सो क्रिएट अ वेव फ्रंट. ओके वो भी वेव फ्रंट क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह से, समझ में आया. एंड व्हेन यू जॉइन दिस वेव फ्रंट, वो भी वेव क्रिएट करेंगे, सेकेंडरी वेव उसको बोलेंगे दे क्रिएट secondary wave. And when you join the secondary wave with the imaginary line, so it create a second wave front or next wave front. समझ में आया. So Huygens ने क्या किया, in every source of light in every source of light, wave front, every source of light wave front क्रिएट करता है. एंड द वेव फ्रंट के जो स्मॉल पार्टिकल्स है, मींस अ पार्टिकल ऑफ दैट वेव फ्रंट, particles of that wave front, that particle of that wave front independent secondary source of light. जो पार्टिकल का वेव जो पार्टिकल है वेव फ्रंट के अंदर जो पार्टिकल रहे, मतलब ऐसा है कि देखिए ये सोर्स है, अगर वापस देखें तो दिस इज द सोर्स, वो एक वेव फ्रंट क्रिएट किया, उसने एक वेव फ्रंट क्रिएट किया और उसके ऊपर जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, ओके उसके ऊपर जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, दे आल्सो फिल द सेकेंडरी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट. तो दे आल्सो क्रिएट अ वेव. तो वो भी वेव क्रिएट करेंगे बिकॉज जो सोर्स है वो तो वेव क्रिएट करेगा ही. तो उसके जो वेव क्रिएट किया, देखिए पॉइंटेड सोर्स होता है तो कैसा वेव क्रिएट करता है, सेकेंडरी स्फेरिकल सरफेस. हम सबको पता इफ द pointed source created which type of wave front, spherical wave front क्रिएट करते हैं. ये सुनो, स्फेरिकल वेव क्रिएट करते हैं तो दे क्रिएट अ स्फेरिकल वेव. तो उसके टेंजेंटली अगर आप ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज द नेक्स्ट वेव फ्रंट. ये सुनो, दिस इज द नेक्स्ट वेव फ्रंट. तो ये फर्स्ट वेव फ्रंट था, ये उसके बाद का वेव फ्रंट बन गया. उसी तरह से ये क्या हो गया, अगेन वेव फ्रंट. तो उसके ऊपर भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे. ये सुनो, ऐसे हम मान सकते हैं, ओके assumption से ये स्मॉल पार्टिकल्स है वो क्या क्रिएट करेंगे, अगेन द सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे ऑफ लाइट. तो वो भी ऐसा कुछ वेव क्रिएट करेंगे. तो उसके वेव का, उसका जो वेव है उसका टेंजेंट अगर आप कनेक्ट कर देंगे और उस पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, देन दिस इज द नेक्स्ट वेव फ्रंट. तो उसी तरह से वेव फ्रंट बनते जाएंगे, उसी तरह से वेव फ्रंट ऐसे बनते जाएंगे. समझ में आया. सो दिस इज द सिस्टम ऑफ वेव प्रोपोगेट.
कुछ इसी तरह से लाइट आगे बढ़ती है एंड दिस हैपन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, इन विद इन अ नैनो सेकंड, विद इन नैनो सेकंड ये सारा कुछ हो जाता है, बहुत ही छोटे समय में ये सारा कुछ हो जाता है। समझ में आ गया कैसे होता है? सो दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट। कुछ इसी तरह से वेव प्रोपोगेट होती है, आगे बढ़ती है। तो दिस द प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस। तो हाइगेंस ने क्या कहा कि कोई अगर सोर्स से वेव फ्रंट बना तो वो वेव फ्रंट के ऊपर जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो इंडिविजुअल सोर्स बन जाएंगे इंडिपेंडेंट, और वो भी वेव क्रिएट करेंगे। उसी वेव के अगर आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए तो वो बन जाएगा आपका नेक्स्ट वेव फ्रंट। समझ में आएगा? वेरी सिंपल प्रिंसिपल है, बहुत ही आसान प्रिंसिपल है। इसी के अंदर अगर आपको क्वेश्चन मिलेगी, अगर कोई, ये तो स्फेरिकल बात होगी, अगर कोई प्लेन वेव है, प्लेन वेव है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? प्लेन वेव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्लेन वेव कैसे आगे बढ़ेगा, देखिए, तो सोर्स से ही कहीं से ही प्लेन वेव आएगा। सपोज दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया, तो उसके ऊपर भी आप स्मॉल स्मॉल डॉट एज्यूम कर सकते हैं, ये सुनो। And this is small dot independent source of light, ये हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो वो क्या क्रिएट करेंगे? पॉइंटेड सोर्स है तो स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे, ये सुनो, क्योंकि पॉइंटेड सोर्स क्या क्रिएट करता है? स्फेरिकल वेव। हमने देखा है ये स्फेरिकल ही है, लेकिन सिर्फ दोनों साइड ही ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल में तो ऐसा ही होता है, स्फेरिकल पूरा दोनों तरफ, ठीक है। तो अगर उसके टेंजेंट पे इसके टेंजेंट को आप कनेक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? दे क्रिएट अ सेकेंडरी वेव फ्रंट, ओके, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में आ गया? कुछ इस तरह से। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, अगर आपको क्वेश्चन हो रहा है तो एक बात और भी नोटिस कर सकते हैं। देखिए, एक वेव फ्रंट के बाद दूसरा वेव फ्रंट आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। दिस इज द वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम, लेकिन टाइम लगता है। सपोज दैट टाइम इज t, तो वेव की स्पीड v है, द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड क्या है? वेव की स्पीड v है, टाइम कितना है? t टाइम। तो डिस्टेंस, ईच एंड एवरी ये पॉइंट डिस्टेंस कितना कवर करेंगे? देखिए, इसकी स्पीड हो गई v, टाइम हो गया t, so see distance is nothing but v into t, yes or no? Because velocity is equals to distance by time, so d equal to v into t, we can say. So we can say each and every particle takes equal time. If each and every particle takes equal time, then its distance is also equal, because speed तो equal ही थी। अब टाइम भी इक्वल हो गया तो डिस्टेंस भी इक्वल हो गया ना, तो यहां का सारा डिस्टेंस कैसा रहेगा? इक्वल। समझ में आया? तो एक वेव फ्रंट से अगर दूसरा वेव फ्रंट क्रिएट करना हो तो कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सपोज ये ए बी सी डी है, तो यहां पर ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश एंड एफ डैश कुछ इस तरह से बन जाएंगे। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है? सो दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तो यहां पर अगेन ये डॉट्स बन जाएंगे और ये दूसरा प्लेन क्रिएट करेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे होता जाएगा। समझ में आया कैसे हो रहा है? सो दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट। तो ये केस कौन सा वेव प्रोपोगेट हो रहा है? प्लेन वेव फ्रंट। आपको यहां पे क्वेश्चन होना चाहिए, अगर हुआ तो अभी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन होना चाहिए? देखिए कि सर आपने ऐसा बोला कि अगर कोई वेव फ्रंट है तो उस पे जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स है वो क्या क्रिएट करेंगे? नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो वो कैसा बन जाएंगे? सेकेंडरी सोर्स। तो देखिए यहां पर ही बात कर लेता हूं, इसको साइड में यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। अगर ये वेव है, ओके, प्लेन वेव है, उसमें सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी ऐसे क्या बन जाएंगे? सोर्स बन गए, ओके। तो वो क्या क्रिएट करेंगे? ऐसा वेव क्रिएट करेंगे, ये सुनो, दोनों तरफ स्फेरिकल है, क्योंकि पॉइंटेड जो सोर्स रहता, पॉइंटेड सोर्स क्रिएट अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे। तो वेव फ्रंट हम इस तरफ भी बना सकते हैं और इस तरफ भी बना सकते हैं ना, यस और नो? अगर इस सारे वेव को जोड़ लिया तो यहां पर भी वेव बनने के चांसेस है ना। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां तो सिर्फ हमने इसी तरफ
कनेक्ट किया, इस तरफ का तो कनेक्ट ही नहीं किया, तो इस तरफ भी वेव बन सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन दिस गोइंग टू नॉट हैपन। व्हाई? देखिए उसका आंसर मैं दे देता हूं क्यों ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए अगर प्रैक्टिकली बात करें फिर थियोरिकली देखते हैं। देखिए प्रैक्टिकली अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, ओके, यहां से एक वेव ऐसे निकला, कुछ इस तरह से वेव निकला, और इसमें जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है वो वेव फ्रंट इस तरह से बनाते जाएंगे, बनाना पड़ेगा ना, इस तरह से बनाते जाएंगे। तो अगर ये वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि वेव फ्रंट प्रोपोगेट हो सके, आगे बढ़ सके? पॉसिबल ही नहीं है। कोई एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए ना। कैसे पता चलेगा? ओके, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। देखिए ये सोर्स हो गया, तो सोर्स से लाइट रेज कुछ इस तरह से जाती है, ये सुनो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे, ये रे है, ये लाइट है, ये लाइट रेज है। तो लाइट रेज से परपेंडिकुलर क्या होता है? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ये सुनो, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए वेव फ्रंट और जो हमारा रे है उन बीच का एंगल जो 90 डिग्री है, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। अगर मानो कि यहां पे सोर्स है, दोनों तरफ वेव फ्रंट बनाता है, तो क्या होगा? देखिए अगर इस वाले को जोड़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे ना, अगर इस वाले को जोड़ेंगे तो पीछे चले जाएंगे। तो एक्चुअली लाइट रेज सोर्स के अंदर चली जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इस रे को नहीं जोड़ा। समझ में आया? ये प्रैक्टिकली हो गया। अब थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ऐसा है दैट इंटेंसिटी, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, ओके, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इक्वेशन की चिंता मत कीजिए कहां से आया, लेकिन ये अगर क्वेश्चन हो तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बात है कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि आगे के वाले के अपने वेव फ्रंट तो दोनों तरफ क्रिएट होता था, अगर ये सेकेंडरी सोर्स है तो दोनों तरफ वेव भेजेगा, इस तरफ भी वेव भेजेगा, इस तरफ भी भेजेगा, लेकिन क्यों हमने सिर्फ यही डायरेक्शन को कनेक्ट करके वेव फ्रंट मिला? और एक्चुअली मिलता ही वैसे ही है, आगे वाले का जो वेव फ्रंट है उसी को कनेक्ट करेंगे तभी वेव फ्रंट नेक्स्ट मिलेगा, पीछे वाले का वेव फ्रंट को कोई यूज नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी। बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी मतलब जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे उस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ज्यादा रहती है, पीछे वाली डायरेक्शन में इंटेंसिटी कम रहती है या मिनिमम रहती है, या जीरो भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों होता? देखिए ये जो वेव बना ना, सेकेंडरी वेव, देखिए यहां पर अलग से ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए जो हमारा वेव फ्रंट था उसमें से क्या बना? सेकेंडरी, ये हमारा वेव फ्रंट था, ओके, दिस इज द वेव फ्रंट। उसमें सेकेंडरी सोर्स थे, यस दिस इज द सेकेंडरी सोर्स। तो कोई एक ही सेकेंडरी सोर्स की बात करते हैं, सपोज दिस इज द सेकेंडरी सोर्स व्हिच क्रिएट अ वेव, दोनों तरफ वेव क्रिएट किया, ओके, वेव क्रिएट किया। वेव फ्रंट किस तरफ आगे बढ़ रहा है? वेव फ्रंट वांट्स टू प्रोपोगेट इन दिस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में आपके आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा, इस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं। सो देखिए यहां पे इस डायरेक्शन के साथ जो ये फर्स्ट वेव है वो कैसा एंगल बना रहा है? एक्चुअली में 90 डिग्री है, लेकिन उसी की डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में है, ये वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। एक्चुअल में जो हमारा वेव फ्रंट है वो भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? जीरो। यस और नो? इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? जीरो। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए यहां पे, सो I इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा के अलावा यहां पे जीरो मुक दो, यहां पे एंगल जीरो, थीटा यहां पे जीरो, सो एंगल यहां पे जीरो, देन cos स्क्वायर जीरो, cos जीरो क्या होता है? 1। देन इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडरस्टैंड? और ये वेव देखिए, ये जो वेव है कुछ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, हमारा जो मेन वेव फ्रंट था वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता था, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था, ये सुनो, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो इसके साथ इसका एंगल क्या बन रहा है? 180। समझ में आया? 180 बन रहा है, ये तो पीछे जा रहा है, तो इसके साथ इसका एंगल क्या बन रहा है? 180। तो देखिए यहां पे अगर रखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 180, देन I प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर 90, ये सुनो, क्योंकि 180 बाई 2 इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 180 बाई 2, देन cos स्क्वायर 90, cos 90 क्या होता है? जीरो, देन I प्रोपोर्शनल टू जीरो,
जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो गया, मींस हियर द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम और यहां पे इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम है। अगर क्वेश्चन आए कि प्रूफ द हाइगेंस प्रिंसिपल, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द अनदर केस। लेकिन जो प्रोपोगेशन जो है उसमें क्यों आगे बढ़ रहा है, वेव फ्रंट क्यों आगे की तरफ ही बढ़ता जाता है, क्यों पीछे की तरफ नहीं जाता, उसका रीजन ये है क्योंकि पीछे की तरफ का जो वेव बनेगा उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, जीरो या मिनिमम बोल सकते हैं, समझ में आया। तो ये इंटेंसिटी जीरो होगी या मिनिमम होगी, इसलिए पीछे की तरफ का जो वेव है, वेव तो दोनों तरफ क्रिएट होगा क्योंकि स्फेरिकल वेव है, लेकिन इसी के तरफ का जो वेव फ्रंट है वो कनेक्ट करके हम नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाएंगे, समझ में आया। ये यूज नहीं होगा क्योंकि उसकी इंटेंसिटी नहीं है, जहां पे इंटेंसिटी होती है वही इस्तेमाल होता है। और वैसे भी समझ सकते हैं, अगर दोनों तरफ इंटेंसिटी इक्वल हुई तो वेव किस तरफ आगे बढ़ेगा, किसी की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। अगर दोनों तरफ फोर्स इक्वल हुआ तो कोई भी तरफ आगे नहीं बढ़ सकती। अगर ये पेन है, इसको 5 न्यूटन फोर्स से इस तरफ खींचेंगे और 5 न्यूटन फोर्स से सिमिलर इस तरफ खींचेंगे, तो दोनों तरफ 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट मोशन ही नहीं होगा, कोई एक ही तरफ फोर्स लगना चाहिए ना, तब मोशन होता है, समझ में आया। सो ये वेव थियरी था, वेव थियरी, अदरवाइज यू कैन से द हाइगेंस प्रिंसिपल। ओके, तो ये दोनों जो पोर्शन है वेव हाइगेंस प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन और प्लेन वेव का एक्सप्लेनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम सारा कुछ वेव थियरी में देखते हैं। सो टेक्स्ट बुक में से आप हाइगेंस प्रिंसिपल का जो प्रिंसिपल है वो देख लीजिए और ये प्लेन वेव फ्रंट कैसे प्रोपोगेट करता है वो देख लीजिए। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, हाउ द रिफ्रैक्शन इज हैपन बाय द हाइगेंस प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड। ओके, सो टेक्स्ट बुक में से देख लीजिए, तब तक ये मैं रफ लेकर लेता हूं। ओके, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज अ वेरी इजी प्रिंसिपल, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ज्यादा समझ में आएगा आपको। ओके, तो अब हम देख लेते हैं, and we understand the refraction देखिए ऑप्टिक्स के अंदर दो चीज मेन होती है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रे ऑप्टिक्स में भी हमने देखा था रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इधर भी हम देखते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है वो लाइट की फिनोमिना है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है वो हम हाइगेंस प्रिंसिपल से प्रूफ करेंगे। ओके, हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके हम प्रूफ करेंगे, अंडरस्टैंड। ओके, तो देखिए अगर रिफ्रैक्शन होगा तो वो दो मीडियम के बीच में होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन इज ओनली हैपन व्हेन द मीडियम इज चेंज, यस और नो। तो फर्स्ट हम लेते हैं लाइट रेज इज ट्रांसफर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेड मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब लाइट रेज सपोज एयर में से वाटर में जा रही है, तो लाइट रेज इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये रेयर मीडियम है। सो रेयर मीडियम में से लाइट रेज आएगी, वो ट्रांसफर होगी डेंसर मीडियम में। सो हियर मीडियम इज, दिस इज रेयर मीडियम, सपोज दिस इज n1, दिस इज डेंसर मीडियम n2, तो हियर वी कैन से n2 इज ग्रेटर देन n1, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा रहता है, हाई रहता है। और जो हाइगेंस ने बताया था, हाइगेंस थ्योरी अकॉर्डिंग क्या था, हाइगेंस ने बोला था कि अगर लाइट रेज डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है देन इट्स स्पीड इज डिक्रीज, ये सुनो। तो स्पीड ऑफ लाइट इज हाई इन अ रेयर मीडियम, लो इन अ डेंसर मीडियम, ये तो हमको भी पता है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन n इक्वल टू c बाय v हम सबको पता है, n इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon v। ओके, सो हियर वी कैन से n2 ग्रेटर देन n1, देन यू कैन से v1 ग्रेटर देन v2, ये सुनो। लाइट की स्पीड कहां पे होगी, रेयर मीडियम में ज्यादा, डेंसर मीडियम में कम, अंडरस्टैंड। ओके, अब देखिए हमको वेव ड्रॉ करना है, क्योंकि वेव थियरी है, तो वेव कैसे प्रोपोगेट हो रहा है, वेव कैसे रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है, तो कैसे चेंज होता है उसकी डायरेक्शन, वो हमको देखना है। तो वेव कैसे ड्रॉ करेंगे, एक चीज हमको मालूम है, इफ यू ड्रॉ द रे, अगर रे हम ड्रॉ करेंगे तो उससे परपेंडिकुलर क्या होगा, वेव फ्रंट। ओके, सो वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, रे, और उससे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ कर जाएंगे, वेव फ्रंट। समझ में आ गया।
अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, यहां पे ऐसा कुछ सोर्स था, यहां से वेव फ्रंट ऐसे निकल रहे थे, ये सुनो, दिस इज द वेव फ्रंट, ऐसे निकलते थे वेव फ्रंट, एंड दिस वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द रे। एक्चुअल में रे इस डायरेक्शन में निकलती है, तो रे से क्या था ये परपेंडिकुलर, याद कीजिएगा, ये परपेंडिकुलर होता है ना। ओके, सो पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, रे, और उससे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ कर जाएंगे, वेव फ्रंट। ओके, सो दिस इज द इंसिडेंट लाइट रेज। ओके, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेव फ्रंट। सो दिस इज द परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है ना, सो परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया हमने, वेव फ्रंट। ओके, सो ये दूसरा रे भी हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज द सेकंड रे। यहां से आ रहा है सपोज। ओके, ये है हमारा, देखिए इसमें जो फिगर है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब आसान है। फिगर एक बार समझ में आ गई फिर सब कुछ आ जाएगा, तो फिगर में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो यहाँ पे दो रेज ली और उससे पैरेलल हमने क्या ड्रॉ कर दिया सॉरी, दो रेज ली है और उससे पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया वेव फ्रंट। तो दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज द इंसिडेंट वेव, ये इंसिडेंट वेव हो गई, समझ में आ गया। अब देखिए रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रेज कैसे जाएगी वो हमको पता है। अब देखिए वेव फ्रंट कैसे जाता है, देखिए इसका कुछ नाम देते हैं, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज सपोज बी पॉइंट। तो ए बी हमारा क्या हो गया, वेव, सो ए बी इंसिडेंट वेव। ओके, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। अब देखिए लाइट रेज कहां से आ रही है, तो लाइट वेव कमिंग फ्रॉम द रे टू डेंसर। तो देखिए दोनों में वेलोसिटी तो डिफरेंट है। अगर ये बी पॉइंट, अब देखिए ए पॉइंट तो सीधा डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा, लेकिन जो ये बी पॉइंट है वो तो एयर में ही रहने वाला है ना, ये सुनो, तो वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करता हुआ यहां से आएगा। ये लाइट है, रेज है, उसको इसी तरह डिनोट कर देंगे। पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, रे, और उससे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करेंगे, वेव फ्रंट। तो ये रे ड्रॉ कर लिया, और उससे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करेंगे, वेव फ्रंट। ओके, समझ में आ गया। तो देखिए अगर ये बी पॉइंट है तो इसको पहुंचने में यहां पे थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ये सुनो, सपोज दिस इज डी पॉइंट, तो बी से डी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है, सपोज टी टाइम लगता है। ओके, सो इन द टी टाइम ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट ट्रैवल इन रेयर मीडियम, सो बीडी डिस्टेंस, ये जो बीडी डिस्टेंस है, बीडी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, बीडी डिस्टेंस का वैल्यू कितना रहेगी, आई कैन से v1 into t, बिकॉज सी दिस डिस्टेंस इज कवर विद द v1 वेलोसिटी, क्योंकि ये फर्स्ट रेयर मीडियम था, तो यहां पे वेलोसिटी होगी v1, टाइम कितना लिया t, सो v1 into t इज द डिस्टेंस, yes or no, because distance is equals to v by t, so sorry, velocity is equals to d by t, so d equal to v into t, ये सबको पता है, तो वही इस्तेमाल किया v1 into t, डन। और उसी t टाइम में, इन दिस t टाइम, जो a पॉइंट है वो डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यस, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ ना, सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम की स्पीड तो कम है फर्स्ट से, ये सुनो, अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम दोनों में सेम ही है। तो ये ए पॉइंट को ट्रैवल करने के लिए कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, समझ में आया क्या, डिस्टेंस उसका कम ट्रैवल होगा, क्योंकि स्पीड डिक्रीज होगी ना, तो ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा v2t, ये ए पॉइंट, और ये बी पॉइंट इतना डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में, टाइम सेम ही रहेगा, समझ में आया। अब क्या करते हैं, ये तो हमने लाइट रेज ली थी, अब उससे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ कर जाएंगे, यस, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट जो है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यस, दिस इज द 90 एंगल। तो ये हो गया हमारा, सपोज ये सी पॉइंट है, तो सी डी इज अ रिफ्रैक्टेड वेव, समझ में आ गया। ए बी क्या था, इंसिडेंट वेव, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड वेव, अंडरस्टैंड और नॉट, सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव, सी डी, डन। ओके, ध्यान से देखिए, अगर हमको ये प्रूफ करना है कि दिस इज द रिफ्रैक्शन, तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन थे,
फर्स्ट रो ऑफ रिफ्रैक्शन इज इंसिडेंट light, reflected light and normal. It should be in a one plane. Second is yes, Snell rule. Yes or no? Sin I upon sin R is equals to n2 by n1. अगर ये दोनों हम प्रूफ कर देते then we can say this is the refraction phenomena or it's follow the refraction phenomena. देखिए हमने यहाँ कौन सा लॉ इस्तेमाल किया, कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया, हाइगेंस का प्रिंसिपल, कि वेलोसिटी जो है वो डेंस मीडियम में डिक्रीज होती है, रेयर मीडियम में ज्यादा रहती है। समझ में आया? तो वही प्रिंसिपल का यूज करके हम स्नेल रूल प्रूफ कर देते। देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पे हम नॉर्मल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इंसिडेंट लाइट से पैरेलल लाइट, ये सुनो। सो दिस इज द इंसिडेंट एंगल, समझ में आया? इंसिडेंट लाइट मेक एन एंगल विद द नॉर्मल, तो इंसिडेंट एंगल हो गया। अगर ये आई है तो ये बोल सकते दिस इज 90 माइनस आई, ये सुनो, क्योंकि ये तो टोटल 90 है। लाइट से हमने परपेंडिकुलर पे वेव फ्रंट क्रिएट किया था ना, सो दिस इज 90 माइनस आई। अगर ये आई है तो ये एंगल कितना बनेगा, दिस इज आई, इंसिडेंट एंगल। समझ में आया? और ये क्या है, ये लाइन, अगर इसको पी ई डैश बोलेंगे देन दिस इज द लाइन वेयर सरफेस इज चेंज व्हेन मीडियम इज चेंज, हियर द रेयर मीडियम, हियर द डेंसर मीडियम। समझ में आया? ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। ओके, अब देखिए ये एंगल कौन सा बनेगा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, यस और नो, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है। सो दिस इज आर, सो ये कितना बनेगा, दिस इज 90 माइनस आर, क्योंकि ये तो 90 एंगल है ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल है तो ये 90 एंगल होगा। तो देखिए ये ट्राइंगल जो है ए सी डी, ये तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने रहने चाहिए, 180। तो देखिए ये 90 एंगल है तो 90 तो इसमें चला गया, बचा कितना 90, तो 90 माइनस आर, तो ये एंगल कितना हुआ, आर हुआ कि नहीं, क्योंकि यहां पे ऐसा होगा 90 माइनस 90, सॉरी 90 माइनस आर, क्योंकि इन दोनों का सम तो 90 होना चाहिए, क्योंकि यहां तो 90 हो गया, 90 या 180 में से आप ये दोनों सबट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये हो जाएगा हमारा आर। तो दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल। समझ में आ गया? अब हमें दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, आई और आर के बीच का। देखिए वेरी सिंपल है, यहां पे हम दो जो हमारे ट्राइंगल है उसको देखिए, दोनों ट्राइंगल आपको, ये दोनों ट्राइंगल देखिए यहां पर 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा ना, सिंपल है। वेव फ्रंट है वो रे से कैसा होता है, परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट इज अ परपेंडिकुलर टू रे, ये दिमाग में रहना चाहिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, तो ये हो गया। तो देखिए ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ओके, एंड इन ट्राइंगल ए बी डी दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर इसको अलग से ड्रॉ करेंगे तो, अच्छा अलग से ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, वैसे भी पता चल जाएगा। एंगल BAC, BAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, ऐसा बोल सकते हैं, इंसिडेंट एंगल। एंड इन ट्राइंगल ADC, ADC एंगल कौन सा है, ADC, ADC इज रिफ्लेक्टेड एंगल, यस और नो, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। अब देखिए ये दोनों कैसे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक तो 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगल ट्राइंगल हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, साइन कोस थीटा अप्लाई कर सकते हैं, ये सुनो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल की बात करें, दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल, पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल देखिए, दिस इज द 90 एंगल ट्राइंगल, ये सुनो। तो ये ट्राइंगल की बात करते हैं, तो यहां पे 90 डिग्री है। अगर हम एबीसी में, इन फर्स्ट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीसीडी में, एबीडी ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई करते हैं, स्नेल रूल, सॉरी साइन थीटा। सो हियर इफ यू अप्लाई द साइन आई, देन साइन आई इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये एंगल आई है, तो साइन मींस अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट इज बीडी, सो दिस इज बीडी बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस इज अपोजिट टू द 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो अपोजिट में रहता वो होता है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आया तो अलग से आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो जाएगा एडी, दिस इज एडी, डन। ओके, नाउ वी अप्लाई इन ट्राइंगल एडीसी, ये एडीसी ट्राइंगल में, तो ये 90 डिग्री है, ये आर है, तो हियर वी अप्लाई साइन आर, कि देखिए हमको क्या प्रूफ करना, स्नेल रूल प्रूफ करना, तो साइन आई और साइन आर तो चाहिए, इसलिए हमने लिखा, डन।
आगे तो साइन आर, तो साइन मींस अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो अपोजिट है हमारा एसी, बाय हाइपोटेनस इज एडी। समझ में आया? इसका अपोजिट ये और हाइपोटेनस एडी इस वाले ट्रायंगल में। डन। तो देखिए इस कुछ सिमिलरिटीज है, यस। और दूसरी बात, आपको BD और AC दोनों की वैल्यू भी मालूम है। BD क्या है? V1T, और आप AC लिख सकते हैं। AC क्या है? AC यस V2 इंटू टी, क्योंकि टाइम तो उतना ही था लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो डिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो AC कितना हुआ था? V2 इंटू टी, यहां पे लिखा हुआ AC डिस्टेंस V2 इंटू टी, तो दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। सो BD इज इक्वल्स टू V1T अपॉन AD एंड AC इक्वल टू V2 इंटू टी अपॉन AD। डन। अब इन दोनों इक्वेशन का हम ले लेते हैं रेशियो। नाउ वी टेक द रेशियो ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, देखिए यहां पे क्या होगा, BD की जगह पे क्या हो जाएगा V1T, सो V1T अपॉन AD, और यहां पे होगा V2T अपॉन AD। दोनों में AD तो कॉमन है तो कट हो जाएगा, एंड देखिए TT आल्सो सेम हियर, सो ओनली रिमेनिंग इज V1 बाय V2। समझ में आया? ये T तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे TT जो है TT तो कैंसिल हो जाएगा, AD तो वैसे कैंसिल हो गया। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 बाय V2। अंडरस्टैंड? अभी तो स्नेल रूल नहीं है, हाँ, लेकिन इन दोनों का रिलेशन हमको पता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू इनटू बाय n1 and is equals to n21। तो ये क्या हो गया हमारा स्नेल रूल। दिस इज द स्नेल्स रूल और लॉ, दिस इज द स्नेल रूल और लॉ। तो हमने स्नेल लॉ प्रूफ कर दिया। स्नेल लॉ प्रूफ कर दिया मींस वी कैन से दिस इज द रिफ्रैक्शन, दिस इज द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन प्रूफ कैसे करते हैं? स्नेल रूल प्रूफ करके। और दूसरी चीज क्या कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ही प्लेन में है, देखिए यहां पर जी, देखिए ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया, सॉरी ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये क्या हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये नॉर्मल, तीनों एक ही सरफेस में, एक ही प्लेन पे दिख रहा है, एक ही प्लेन पे दिख रहा है। समझ में आ गया? सो हियर इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड wave front and normal in same plane. So we can say according to Huygens principle we can prove the refraction process. अदरवाइज ऐसा भी बोल सकते हैं कि Huygens principles के अकॉर्डिंग भी हम रिफ्रैक्शन प्रोसेस को एज्यूम कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात समझ में आई कि क्यों जो लाइट रेज थी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती थी when light rays is traveling from rare medium to denser medium, because of the speed of light is decreased in a rare medium, denser medium। जो रेयर मीडियम में से लाइट रेज जब डेंसर मीडियम में आती तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। समझ में आया? दैट्स व्हाई स्पीड डिक्रीज हो जाती है, दैट्स व्हाई यू कैन से द लाइट रेज इज टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया क्यों ऐसा होता है? सो दिस इज द थिंग वेयर वी स्टडी द रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था इसके लिए। इसमें हमने देखा कि हाउ द लाइट रेज इज ट्रांसफर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। कुछ इसी तरह से यू कैन प्रूव लाइट रेज इज ट्रांसफर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। उसमें क्या होगा, डेंसर मीडियम में स्पीड कम रहेगी, रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा रहेगी। अंडरस्टैंड? तो ये था प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस, जो हाइगेंस प्रिंसिपल से हमने प्रूव किया रिफ्रैक्शन प्रोसेस। समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। डन? ओके, अगर डेंसर को रेयर समझना हो तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ओके, लाइट रेज इज ट्रांसफर डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम। ओके, सो डेंसर मीडियम मींस यहां पे होगा N1, यहां पे N2,
तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं N1 इज ग्रेटर देन N2, तो V1 ग्रेटर लेस देन V2 हो जाएगा। यस और नो? स्पीड कहां पे होगी? V2 मीडियम में, 2 मीडियम में, N2 मीडियम में। ओके, सो दिस इज द इंसिडेंट लाइट। पहले लाइट की रेज ड्रॉ करी, इंसिडेंट लाइट रे ड्रॉ कर ली, उससे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करेंगे? वेव फ्रंट। तो दिस इज द वेव फ्रंट, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। ओके, अब ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय द B पॉइंट, यहां पर C पॉइंट होगा। डन। ओके, ये डिस्टेंस कवर करेंगे सपोज t टाइम में, दोनों में टाइम सेम ही रखना है, t टाइम में। तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए ये डिस्टेंस कितना होगा? v1 इंटू टी। ओके, अब यहां से ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम आएगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो जब ये ए पोर्शन, ए वाला पोर्शन जो ये वेव फ्रंट आ रहा है, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव है, ये जब आगे बढ़ेगा तब यहां पे स्पीड बढ़ेगी। यस और नो? तो यहां पे स्पीड बढ़ेगी, बढ़ गई स्पीड, और स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, क्योंकि v इक्वल टू d by t, so d इक्वल टू v into t। इफ टाइम इज सेम एंड v इज इंक्रीज, तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी नहीं। 2 मीडियम में, सेकंड मीडियम में वेलोसिटी बढ़ती है, तो ये v2t ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इन अ सेम टाइम में, सेम टाइम में डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। सो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो उससे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करेंगे हम? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। डन। अब तो वेरी इजी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज द इंसिडेंट लाइट, सो ये 90 माइनस है I, दिस इज द I, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, एंड दिस इज द 90 माइनस I, दिस इज I, दिस इज R, सो दिस इज 90 माइनस R, दिस इज R। ओके, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दो ट्रायंगल हो गए, दोनों ट्रायंगल में साइन अप्लाई कर दो एंड प्रूफ हो जाएगा। So this is the diagram for the light is transferred from denser medium to rare medium. Okay, तो ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। डन। दोनों में थिंग्स तो सेम ही है, प्रूफ भी सेम ही है, सिर्फ फिगर चेंज होगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन।